1890 के दशक की एक लंबी धूल भरी दोपहरिया थी जब अर्जुन मेहता, कलकत्ते का नया टैक्स अधिकारी, बैलगाड़ी से उतरकर सुल्तानपुर के पुराने किले की राह पर चला। नदी के पार से आती हवा में सिंदूरी धूल खुली थी और दूर दूर तक बबूल की टेढ़ी शाखों पर कौवे बैठे थे। राजस्व निरीक्षण के आदेश पर उसका अस्थायी निवास उसी उजड़े महल में तय हुआ था जिसे गांव वाले सिर्फ सुल्तानपुर महल कहते थे, मानो नाम लेना भर भी किसी प्राचीन देनदारी को जगाने जैसा हो। बाजार के आखिरी छोर पर रफीक चचा मिले। सफ़ेद दाढ़ी, हड्डियों से बना सा कंधा और आंखें जो धूप में सुकुड़ती हुई भी अंधेरे का मानचित्र पढ़ लेती थीं। साहब, ऊपर मत रहना, उन्होंने पहले ही वाक्य में कहा। नीचे दालान में चारपाई डाल दूंगा, रात को हवा लग जाएगी, ऊपर रातें जागती हैं। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे अपने प्रशिक्षक की नसीहत याद आई कि सरकारी काम में अंधविश्वास पर हंसना चाहिए, पर लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं। उसने थैला संभाला और कदम तेज किए। महल दूर से किसी सोए हुए जानवर की पीठ जैसा दिखता था। पास आने पर दीवारों के दरारों में घास उगी दिखलाई देती, जैसे समय ने अपनी उंगलियां वहां रोप दी हों। द्वार पर सांकल आधी खुली थी। रफीक ने उसे धकेला तो धातु का भारी स्वर उठा। फिर भीतर की ठंडी गंध बाहर बह निकली। चूने, बासी गुलाब जल और भरसों के जाले की मिलीजुली महक। पहला आंगन छोटा था, दूसरा बड़ा। तीसरे आंगन में पहुंचे तो धूप के बड़े चौकोर टुकड़े पत्थर पर रखे हुए दिखते और उनके किनारों पर कबूतरों के पंख झलमिलाते। अर्जुन ने चारों ओर देखा। किवाड़ों के पल्ले तिरछे लटके थे, पर कहीं कहीं नक्काशी अब भी जवान थी। उसे लगा हर दीवार कोई वाक्य है जिसमें कुछ शब्द मिट गए, लेकिन कुछ ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। रफीक ने दालान के सिरे पर एक कमरा खोला। यहीं ठहरिए, पानी बावली से मिल जाएगा और खाना मैं भिजवा दूंगा। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोला, साहब, रात को अगर संगीत सुनाई दे, दरवाज़ा मत खोलिएगा। अर्जुन ने हल्के ढंग से सिर हिला दिया, जैसे किसी बच्चे की जिद मान ली हो, और खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां धूप धीरे धीरे दीवार पर चढ़ती और फिर उतरती थी। दोपहर ढलने तक उसने रजिस्टर की फाइलें खोलीं। पिछली वसूली, बकाया, पट्टी, नाप का हिसाब, संख्याएं उसे भरोसा देती, जैसे कविता के भीतर छिपा एक कठोर छंद। पर फाइलों की पीठ पर उंगलियां चलाते हुए भी ध्यान बार बार टूटता। कभी आंगन में कौवों का अचानक उड़ना, कभी ऊपर की मंजिल के बरामदे में किसी पायल की बहुत धीमी, लगभग स्वप्न जैसी आहट। सांझ की हवा ने पहला स्पर्श किया तो बबूल की पत्तियां कांपीं और आकाश पीतल की कटोरी सा हो गया। गांव की ओर से पगडंडी पर किसी के आने की आवाज हुई। एक पतली आकृति आंगन के किनारे रुकी। साहब, मैं कल्याणी, पंचायत से गुजरी तो सोचा कह दूं, रात को जो सुने न देखिएगा। वो बात कहकर जैसे लजाई नहीं, बल्कि किसी तय नियम को दोहरा रही थी। अर्जुन ने पूछा, लोग डरते क्यों हैं? कल्याणी ने कहा, डरते नहीं, याद रखते हैं। यहाँ पत्थर याद रखते हैं, इसलिए लोग भूलना सीखते हैं। वो चली गई तो आंगन में उसके पायल की हल्की रेखा देर तक सुनाई देती रही, जैसे हवा ने उसे कागज पर पेंसिल की नोक से लिख दिया हो। रात हुई तो रफीक ने खाने की पोटली रख गया। रोटियां, साग, थोड़ा सा गुड़। अर्जुन ने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और लालटेन की लौ छोटी कर दी। पहला पहर बीता। बाहर कहीं कुत्ते भौंके, फिर चुप हो गए। झिंगरों की लय कमरे के कोनों में पैवंद की तरह जुड़ती गई। वो सोने ही लगा था कि कहीं से एक ऐसी रुंझुन आई जो घुंघरू जैसी नहीं, पर नितांत नृत्यपूर्ण थी, जैसे नन्हे पांव पत्थर से बातचीत कर रहे हों। उसने आंखें खोली। दीवार की रेखाएं हल्की नीली हो गई, मानो दूर किसी कांच के पर्दे से चांदनी छन कर आई हो। फिर एक आलाप, बहुत धीमा, उम्र रहित, किसी की रुकी हुई सांस का संगीत। वो उठ बैठा। बमुश्किल हिम्मत समेटकर उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, पर याद आया, दरवाज़ा मत खोलिएगा। वो ठिठका, फिर खिड़की के जंगले से आंख टिकाकर बाहर झांका। गलियारे के अंत में प्रकाश की पतली धार कपाती थी। आहटें किसी अदृश्य सभा की तरह उठती बैठती थीं। उसे लगा जैसे कोई पर्दा हिला, कोई हाथ इशारा करके गायब हुआ। दिल ने कहा देखो, डर ने कहा लौटो। जिज्ञासा उन दोनों के बीच की संकरी सी सीढ़ी थी, जिस पर पैर रखे बिना वो रह नहीं सका। उसने धीरे से किवाड़ खोला। जंग ने चर्र किया। हवा साहे साहे भीतर आई।
गलियारे में सन्नाटा था, पर सन्नाटे की त्वचा पर जैसे थाप की महीन लहरें दौड़ रही थीं। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें धूल से मटमैली थीं, फिर भी आंखें बनी हुई मालूम पड़ती थीं, जैसे देखने का अभ्यास उन्होंने छोड़ा ना हो। एक कोने से गुलाब जल की बासी महक आई, दूसरे से केवड़े की। अर्जुन चौक तक पहुंचा तो फर्श के बीचों बीच किसी अदृश्य नर्तकी के पांवों की गोलाई जैसी धूल की पतली रेखा दिखी, और उस पर जमी हल्के हल्के दानों ने जैसे उसकी तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम देर से आए। तभी रफीक की आवाज़ पीठ पर पड़ी, साहब। वो चौंक कर मुड़ा। रफीक लालटेन लेकर खड़ा था, चेहरे पर वो थकान जो वे चेतावनी बनते बनते शर्मिंदा हो चुकी थी। यहाँ मत घूमिए इस पहर साहब, तीसरा पहर जगह का नहीं होता, साहब का होता है, पर इस घर में साहब बदल जाते हैं। अर्जुन हल्की हंसी हंसा, बोला, मैं ठीक हूँ, पर उसके गले में आवाज़ कुछ फंसी सी रह गई। दोनों कमरे में लौट आए। रफीक ने जाते जाते फिर कहा, देर रात खिड़की पर परछाई देखे तो परछाई से बात मत कीजिएगा। अर्जुन को ये जुमला अजीब लगा, पर थकान भारी थी। वो लेट गया, आंखें मूंदी और याद करने लगा कि उसे ज़िले में कितने गांवों का हिसाब देखना है, कौन कौन सी पट्टियां पिछली बार चूकी थीं, किन खेतों की सिंचाई नई नहर से जुड़ी है। संख्याएं नींद की चादर बनकर आईं, पर जैसे ही उसने उन्हें ओढ़ना चाहा, कोई अदृश्य उंगली ने चादर खींच ली। एक स्त्री का बहुत धीमा, लगभग अनसुना होने को तैयार हंसना कमरे में लहराया। उसने खिड़की की ओर देखा। कुंडी लगी थी, पर कुंडी की छाया लंबी होकर फर्श पर किसी दूसरे दरवाजे का नक्शा बना रही थी। वो उठ बैठा, हिम्मत की गांठ कुछ और कसी, और फिर जानबूझकर आंखें मूंद लीं, जैसे कोई बच्चा भूत से बचने के लिए चादर ओढ़ ले। आखिर कब नींद आई उसे पता नहीं। सुबह चिकनी रोशनी ने खिड़की के चौखट पर सुनहरे किनारे बना दिए। वो बाहर निकला तो धूल पर दो प्रकार के पांवों के निशान थे। एक उसके जूते वाले, दूसरे बहुत हल्के, नंगे, जैसे किसी ने चलते चलते जमीन को छुआ भी और छोड़ा भी। वो निशान दीवार के पास जाकर रुकते थे और आगे कुछ नहीं। उसने हथेली दीवार पर रखी। पत्थर ठंडा था, पर जैसे भीतर कोई धीमी धड़कन चल रही हो। दोपहर तक वो काम में जुटा रहा। पुरानी फाइलें अजीब थीं, कहीं इत्र का खर्च, कहीं नर्तकियों की पगार, कहीं महफिल के पर्दों की मरम्मत। आखिरी वर्षों में आमदनी घटी थी, पर शौक बढ़े थे। अर्जुन ने हिसाब लगाया, अंतर निकाला और नोट किया कि किसी अदृश्य हाथ में खजाने को धीरे धीरे संगीत में बदल दिया। रफीक आया तो वो बोला, यहाँ दरबार लगता था क्या? रफीक ने आंखें नीचे की। कहते हैं नवाब के जाने के बाद भी कभी कभी पर्दे हिलते रहे। फिर अचानक बोला, बावली मत जाना अकेले। शाम को फिर वही हुआ। आकाश का रंग गाढ़ा हुआ, हवा में सोंधी ठंडक घुली और महल की दीवारें सुनने लगी। अर्जुन बावली तक गया भी, पानी पर झुका भी और अपनी परछाई में क्षण भर के लिए किसी पर्दे जैसी आकृति देख भी ली, फिर खुद को झड़कता हुआ लौट आया। रात तक उसने इरादा कर लिया कि वह डर से दोस्ती नहीं करेगा, डर को लिखेगा, मापेगा और उसका प्रतिशत निकालेगा। उसने डायरी खोली, पहला वाक्य लिखा, ये घर चीज़ों को याद रखने के लिए बना है। फिर रुक गया, क्योंकि उसी समय दीवार के भीतर कहीं एक दबी हुई सरगम ने जैसे जवाब लिखा, और जो यहाँ ठहरे उन्हें भी। उसने कलम रोक दी। कमरे में एक गर्माहट फैली, फिर अचानक एक ठंडक। दूर गलियारे से कपड़े की बहुत धीमी सरसराहट आई। उसे लगा जैसे किसी ने पर्दा हौले से हटाकर झांका और मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट की रोशनी कमरे में नहीं आई, पर उसकी परछाई आई, और फर्श पर बैठकर उसने छोटी छोटी गोलियां बनानी शुरू कर दी, जैसे खिलखिलाहट गोले बनाकर लुढ़क रही हो। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं सरकारी अफसर हूं, मैं भ्रम का शिकार नहीं होऊंगा। पर शब्द जितने कठोर थे, मन उतना ही मुलायम हो चला। आधी रात के बाद फिर वही थाप आई, धीमी, संतुलित, धीरे धीरे तेज होती, फिर अचानक शांत। उसने तकिए में चेहरा छुपाया, फिर चुपके से खिड़की पर गया। बाहर आंगन में चांदनी बिखरी थी और उसके बीच किसी ने सूखे पत्तों पर आधा अधूरा वृत्त बना रखा था, जैसे किसी अनदेखे नृत्य का मंच। उस वृत्त के किनारे क्षण भर के लिए उसे गुलाबी आंचल का पल्ला दिखा, फिर वो धुएं की तरह पतला होकर गायब हो गया। उसी क्षण उसे लगा कि किसी ने उसके नाम से पुकारा, बहुत धीमे, लगभग नींद के भीतर ही। वो पीछे हटा, दिल की धड़कनें दीवारों से टकराने लगी। कुंडी लगी रही, किवाड़ बंद रहा, पर बंद दरवाजों से भी कुछ बातें बिना आवाज निकलती और प्रवेश करती रहीं।
आखिरी पहर से ठीक पहले, जब तारे धुंधला रहे थे, उसे लगा कि गलियारे के अंत से नीले रंग की एक नन्ही रेखा उठी और हवा में लिख दिया, कल। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि आज दिन भर ऊपर की मंजिल का सर्वे करेगा, नक्शा बनाएगा और रजिस्टर के साथ इतिहास का तालमेल बिठाएगा। पर वो जानता था कि ये निर्णय भी उसी घर ने उसके भीतर लिखा है। सुल्तानपुर महल, जिसे वो सरकारी फाइल में एक वस्तु की तरह देखना चाहता था, धीरे धीरे एक व्यक्ति बन रहा था। ऐसा व्यक्ति जो सुनता है, याद करता है और जवाब देता है। अर्जुन ने अपनी टोपी उठाई, पानी से चेहरा धोया और अपने भीतर उठती किसी अनाम लय को अनसुना करने का व्यर्थ प्रयत्न करते हुए नए दिन में कदम रखा, जहां धूप थी, हिसाब था और पत्थरों की धीमी भूखी स्मृति थी जो हर चलती सांस के साथ और भी चौकस होती जाती थी। दूसरे दिन की सुबह वैसे ही लग रही थी जैसे किसी सरकारी काम के तीसरे पन्ने पर मिलती है। रूटीन, हल्की थकान और कुछ अधूरी उत्सुकता। अर्जुन मेहता ने अपना दफ्तर का बस्ता खोला, रजिस्टर निकाले, पर उंगलियां पन्नों पर नहीं, उस आहट पर जा अटकती जो रात के अंधेरे में उसकी नींद के किनारे से गुजर गई थी। वो खुद को समझा चुका था कि जो उसने सुना, जो देखा, वो सब थकान और कल्पना का मिश्रण है। पर जब वो बावली से पानी भरने गया, तब ध्यान आया कि पिछले दिन उसने वहीं अपनी बोतल रखी थी और अब वही बोतल बावली के किनारे किसी और जगह पर रखी है, जैसे किसी ने रात में उसे उठाकर अलग रख दिया हो। उसने इधर उधर देखा। हवा स्थिर थी, पर पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य उंगली उनसे रास्ता पूछ रही हो। लौटते हुए उसकी नज़र ऊपर की मंजिल पर पड़ी। खिड़की के झरोखे में किसी का साया दिखा, धूप से परे, पर पर्दा हल्का हिल रहा था। अर्जुन ठिठक गया, फिर झिझक कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम के नीचे इतिहास की कोई पसली चरमराती। ऊपर पहुंचकर उसने देखा लंबा बरामदा, दोनों तरफ कमरे और बीच में टूटी संगमरमर की रेलिंग। हवा में इत्र का हल्का निशान था। एक दरवाज़ा आधा खुला था। उसने हल्के से उसे धकेला। भीतर का कमरा जैसे किसी भूली हुई रात की स्मृति था। रंगीन शीशों से छन कर आती धूप में धूल के कण ऐसे नाच रहे थे जैसे कोई अदृश्य सभा चल रही हो। दीवारों पर फारसी नक्काशी थी और कोने में एक टूटी हुई वीणा रखी थी, जिसकी तारें अब भी किसी अदृश्य उंगली के इंतजार में झिलमिला रही थीं। अर्जुन कुछ पल वहां खड़ा रहा, फिर धीरे से बाहर आया। उसे लगा कि जैसे किसी ने बहुत हल्के स्वर में उसका नाम पुकारा, अर्जुन। उसने पलट कर देखा, गलियारे में कोई नहीं था, पर जैसे किसी पर्दे के पीछे कोई हंस रहा हो, धीमी, मुलायम, गहरी हंसी जो हवा से भारी थी। शाम तक उसने काम पूरा किया, कुछ हिसाब दर्ज किए और खुद से कहा कि वो रात को बाहर नहीं निकलेगा। मगर रात वही करती है जो उसे करना होता है। चांद उगते ही महल की दीवारें चांदी की बन गईं और फर्श पर लंबी परछाइयां फैल गईं। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था जब अचानक वीणा की एक टूटी तार ने जैसे हवा को चीर दिया। उसके बाद संगीत की ऐसी लहर उठी जो किसी जानी पहचानी रागिनी की तरह थी, पर उसमें कुछ अनजाना दर्द भी था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। गलियारे में हल्की रोशनी थी, मानो किसी ने मशाल जलाई हो। वो धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ा। दूसरे सिरे पर एक बड़ा हॉल था, जहाँ कभी दरबार लगता होगा। अब वहाँ सिर्फ धूल, टूटी मूर्तियाँ और दीवारों की दरारों में चमकती गूंजें थीं। पर उस पल अर्जुन ने देखा दीवारों पर चलते साए, झिलमिलाते वस्त्र और बीच में खड़ी एक स्त्री। वो स्त्री शायद वहीं की थी, उस समय की, उस हवा की। लंबा गहरा लाल लहंगा, सुनहरी किनारी, माथे पर मोती की बिंदी और आंखें, ऐसी आंखें जो देखने वाले की स्मृति में उतरकर उसे अपना बना लें। वो वीणा थामे खड़ी थी और जैसे ही उसने सिर उठाया, अर्जुन को लगा कि वो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आवाज़ आई कि आप देर से आए। अर्जुन के गले में शब्द अटक गए। वो बोला,
आप कौन हैं? उसने मुस्कुराई। नाम पूछते हैं? नाम समय से गिर जाते हैं। कभी मुझे रज़िया बेगम कहते थे। उसने वीणा की तार छेड़ी, एक रेशमी कंपन जो हवा में लिपटकर अर्जुन की त्वचा को छू गया। उसने कहा, ये महल सुनता है, हर पत्थर कोई कहानी कहता है। जो यहाँ आता है वो सिर्फ मेहमान नहीं रहता। अर्जुन कुछ कहना चाहता था पर आवाज़ निकल नहीं रही थी। वो देख रहा था कि कैसे चारों ओर धीरे धीरे पूरा दरबार जीवित हो गया। नर्तकियाँ, सैनिक, दीवाने, झिलमिलाते झूमर, सब जैसे किसी पुराने दृश्य से बाहर निकल आए हो। वो स्त्री बीच में खड़ी थी और संगीत की हर लहर उसके इशारों से बधी थी। अर्जुन ने आंखें झपकाईं और सब गायब। हॉल खाली था। वो अकेला खड़ा था। वीणा टूटी पड़ी थी और धूल में उसके अपने पद चिन्हों के साथ कुछ हल्के नंगे पांवों के निशान। सुबह उठते ही उसे लगा कि ये सब स्वप्न था, पर जब उसने अपने मेज पर रखा लालटेन उठाया तो उसमें गुलाब जल की हल्की गंध थी जो वहां कभी थी ही नहीं। उसने नीचे जाकर रफ़ीक से पूछा कि ये महल में और कौन रहता है। रफ़ीक का चेहरा कठोर हो गया। रहना कोई नहीं रहता साहब, लेकिन कुछ चीज़ें जाती भी नहीं। सुल्तानपुर के आखिरी नवाब मीर अली और उनकी बेगम रज़िया कहते हैं कि वे आज भी अपने महफिल में हैं। जो सुने वो लौट नहीं पाता। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, पर हंसी किसी बोझ की तरह गले में रह गई। उस दिन दोपहर को काम करते करते उसे बार बार वही आवाज़ सुनाई देती रही, कभी वीणा की हल्की गूंज, कभी किसी के पैरों की थाप। शाम ढलने पर उसने तय किया कि वो खुद इस भ्रम को ख़त्म करेगा। वो ऊपर गया, उस हॉल तक पहुंचा। कमरा खाली था। उसने भीतर कदम रखा और कहा, रज़िया बेगम, अगर आप सच में यहाँ हैं तो सामने आइए। कुछ पल तक सिर्फ हवा हिली, फिर धीरे धीरे दीवार के एक कोने से धुंध उठी और वही आकृति सामने आई। इस बार उसकी आंखें और गहरी थीं और आवाज़ में दर्द। उसने पूछा, आप क्यों बार बार यहाँ आते हैं? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई। समझना? यहाँ समझने से पहले सब भूलना पड़ता है। उसने हाथ बढ़ाया। अर्जुन को लगा कि वो हाथ ठंडा नहीं बल्कि बहुत गर्म है, जैसे आग और बर्फ का मेल। उसकी उंगलियों से एक हल्की रोशनी निकली और हवा में घूमकर दीवारों पर पुराना दृश्य अंकित कर गई। उसने देखा मीर अली का दरबार, रज़िया की नृत्य सभा, कव्वाली, झूमर, और फिर एक रात जब महल में युद्ध का शोर उठा, तलवारों की टकराहट, भागते लोग और रज़िया की चीख। फिर सन्नाटा। दीवारों ने वो सन्नाटा पी लिया था और अब तक उसे पचाए हुए थीं। अर्जुन ने विस्मय से पूछा कि क्या आप जीवित हैं? उसने उत्तर दिया, यादें जीवित रहती हैं, शरीर नहीं। पर जब कोई हमारे नाम को पुकारता है तो हम लौट आते हैं सुनने के लिए। अर्जुन का भय अब आकर्षण में बदल गया। हर रात वो उसी हॉल में जाता, रज़िया से बातें करता, उसकी कहानियां सुनता। वो बताती कि कैसे सुल्तानपुर कभी संगीत का नगर था, जहां हर गलियारा किसी राग की छाया में डूबा था। अर्जुन सुनता और धीरे धीरे उसकी अपनी दुनिया, कलकत्ते का ऑफिस, कागज़, नोटिंग, सब धुंध में गुम होने लगे। उसे लगता कि वो सिर्फ सुनने के लिए यहाँ आया है, शायद अधूरी रागिनी को पूरा करने। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में केवड़े की तेज गंध थी, तो रज़िया ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि ये महल भूखा क्यों है? अर्जुन ने सिर हिलाया। वो बोली, क्योंकि इसे यादें खानी पड़ती हैं। जब कोई भूलने की कोशिश करता है तो ये उसे रोक लेता है, जब कोई डरता है तो ये उसे अपने पास रख लेता है। अब आप भी इसे अच्छे लगने लगे हैं। अर्जुन चौंका। मुझे? वो मुस्कुराकर बोली, जो बहुत सुनता है वो खुद कहानी बन जाता है। उसके बाद की रातें किसी अजीब सम्मोहन में बीतने लगीं। कभी वो उसे कहानियां सुनाती, कभी उसे वीणा की नई रागनी सिखाती। एक बार उसने कहा कि आपकी दुनिया की धूल यहाँ नहीं चलती अर्जुन। यहाँ हर कण जानता है कि उसने कब नाचा था, कब रोया था। अर्जुन ने कहा, तो क्या इस महल का अंत कभी नहीं होगा?
रज़िया बोली, अंत तब होगा जब कोई बिना डरे यहाँ रहेगा। और उसकी आंखें अर्जुन पर ठहर गईं। उस क्षण अर्जुन को लगा कि वो वाक्य उसके लिए ही लिखा गया है। दिन में अब वो गांव कम जाता, लोगों से कम बोलता, फाइलें खुली रह जातीं और उसकी डायरी में अब तारीखें के बजाय पंक्तियां होतीं। जैसे आज उसने मुझे वही राग सुनाई जो कल अधूरी थी, उसकी आंखों में पूरा अतीत है। कभी कभी कल्याणी उसे देखती और सिर हिलाकर कहती, साहब महल ने आपको अपना बना लिया है। अर्जुन मुस्कुराता, महल चीज लेता नहीं, बस दिखाता है। पर कल्याणी की आंखों में एक पुराना डर था। वो जानती थी कि जिसने देखा वो लौटता नहीं। एक शाम जब सूरज लाल होते होते डूब गया और महल की दीवारें स्याही जैसी हो गईं, तो अर्जुन ने रजिया से पूछा कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो क्या आप मिट जाएंगी? उसने कुछ देर चुप रहकर कहा कि नहीं, मैं रहूंगी। मिटेगा वो हिस्सा जो अभी तुम्हारे भीतर है, क्योंकि जब कोई हमें देख लेता है तो हम उसके भीतर बस जाते हैं। तुम चाहे जहां जाओ, मेरी आवाज़ तुम्हारी छाया में होगी। उसने हल्के से वीणा की तार छेड़ी और हवा में एक स्वर उठा, ऐसा स्वर जो कोई सुन ले तो लौटना भूल जाए। अर्जुन उस स्वर में खो गया। उसे लगा जैसे उसकी सांसें अब उसी ताल पर चल रही हैं। रात के आखिरी पहर जब हवा ठंडी हुई तो अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। बाग में कोई नहीं था, पर झूमर के नीचे धूल में कुछ निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी नाचा हो। वो झुककर देखने गया और पहली बार उन निशानों के बीच अपना नाम उकेरा हुआ पाया, अर्जुन। उसी के ठीक नीचे बहुत महीन अक्षरों में लिखा था, अब तुम हमारे हो। उसने झट से पीछे देखा, रज़िया खड़ी थी, पर अब उसकी आंखों में अजीब ठंडक थी। उसने कहा, अब तुम्हारा हिसाब खत्म हुआ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ देखने आया था। वो मुस्कुराई, जो देखता है वो हिस्सा बन जाता है। उसने फिर वीणा की तार छेड़ी और अर्जुन को लगा उसके आसपास की हवा भारी हो गई है। संगीत अब भीतर से उठ रहा था, बाहर से नहीं। दीवारों पर वही नक्काशी जैसे चमक उठी, फारसी के शब्द, प्रेम, दर्द और विरह की कहानियां। अर्जुन की आंखों के आगे सब घूमने लगा। उसे लगा जैसे वो किसी अदृश्य लय में समा रहा है। आखिरी बात जो उसने सुनी वो थी रज़िया की आवाज, अब ये घर तुम्हें याद करेगा। फिर सब सन्नाटा। सुबह जब रफीक ऊपर गया तो हॉल में सिर्फ अर्जुन की फाइलें थी और धूल में एक नया निशान, 2 पांव के बीच वीणा की टूटी तार। बाहर सूरज उग चुका था, पर महल की खिड़कियों पर अब भी वही गुलाब जल की महक तैर रही थी और हवा में किसी अनकहे राग की धीमी लहर। अगली सुबह का सूरज वैसा नहीं था जैसा हर रोज सुल्तानपुर के महल की दीवारों पर उतरता था। आज उसकी रोशनी में एक थकान थी, जैसे रात की कोई अनदेखी छाया अब भी उसके साथ चिपकी हो। अर्जुन मेहता ने आंखें खोलीं तो कमरे में गुलाब जल की गंध अब भी तैर रही थी, पर उसके भीतर अजीब सी शांति थी, न डर न जिज्ञासा, बस एक धीमी स्वीकृति। अब रज़िया बेगम उसके लिए रहस्य नहीं रह गई थीं। वो उसके दिनों का हिस्सा बन चुकी थीं, जैसे धड़कन या सांस। उसने आईने में खुद को देखा तो चेहरा कुछ बदला हुआ था, आंखों में हल्की नींद और एक अनकहा मोह। फाइलें उसकी मेज पर खुली थीं, लेकिन उनके बीच अब कुछ और भी रखा था। वीणा की एक टूटी तार जिसे उसने पिछली रात हॉल से उठाया था। उसने उसे हाथ में लिया तो लगा जैसे कोई फुसफुसाहट उसकी हथेली में पिघल रही हो। नीचे से रफीक की आवाज आई, साहब चाय तैयार है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे खिड़की तक गया, बाहर झांका। आंगन में धूप ऐसे फैली थी जैसे कोई सुनहरी चादर बिछ गई हो, पर दीवारों के कोनों में अब भी वही नमी, वही फुसफुसाहट थी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, कहीं पास, बहुत पास। उसने फाइलें समेटी और फिर से ऊपर चला गया, उस मंजिल पर जहां रातों का संगीत जन्म लेता था। सीढ़ियां चढ़ते समय उसकी चाल में अब हिचक नहीं थी। वो जैसे किसी अपने घर जा रहा हो। बरामदे में हवा स्थिर थी, पर भीतर की हवा में नमी और किसी इत्र का हल्का असर था। हॉल का दरवाजा खुला था। वो भीतर गया तो देखा रज़िया बीच में खड़ी थी,
उसी लाल लहंगे में वही मोती की बिंदी, वही आंखें जिनमें अतीत और वर्तमान दोनों ठहरे हुए थे। उसने मुस्कुराकर कहा, आप लौट आए? उसने कहा, शायद मैं गया ही नहीं था। वो मुस्कुराई। यही इस महल की भूख है, जो एक बार इसके भीतर चलता है वो बाहर रह ही नहीं पाता। उसने पास आकर उसकी हथेली छुई। अर्जुन को लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसकी उंगलियों से एक कंपन उठी जो सीधे उसके सीने तक पहुंच गई। रजिया ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, कभी ये महल रोशनी से भरा था। हर रात दरबार लगता था, मीर अली साहब कविता सुनते, मैं नाचती और पत्थर तक थकान भूल जाते। फिर एक रात युद्ध की आहट आई, दरबार टूट गया। मैं यहीं रह गई और बाकी सब चला गया। पत्थरों ने मुझे थाम लिया। अब मैं उन्हीं की हूं, पर यह महल अब भी भूखा है। ये किसी की सांस, किसी की स्मृति, किसी की उपस्थिति चाहता है। अर्जुन ने कहा, तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो बोली, कुछ नहीं, बस सुनना। जो सुनता है वो मेरे भीतर जगह बना लेता है, और जब कोई बहुत देर तक सुनता है तो वो खुद कहानी बन जाता है। दिन गुजरते गए। अर्जुन अब फाइलें नहीं देखता था। उसके लिए सुबह का अर्थ था रजिया की स्मृति में जागना, और रात का अर्थ था उसका संगीत। वो अब महल से बाहर कम ही निकलता था। गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। नए अफसर पर भी महल का असर हो गया। कल्याणी कई बार आई, कहती, साहब यहाँ ज़्यादा मत रहिए, ये महल ले लेता है। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, ये महल कुछ नहीं लेता, बस दिखाता है। पर उसकी आंखों के नीचे अब काले घेरे उभर आए थे, और आवाज़ में एक अजीब सी नमी थी, जैसे हर शब्द में संगीत की परछाई हो। एक रात जब हवा में तूफान की गंध थी, अर्जुन ने देखा कि रजिया अकेली नहीं है। कमरे में कई साए घूम रहे थे, नर्तकियां, वादक, सैनिक, वो सब जीवित जैसे थे, पर उनके चेहरे धुंध से बने हुए थे। रजिया ने कहा, ये सब लौट आते हैं जब कोई हमें पुकारता है। तुमने हमें पुकारा है? अर्जुन ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो बोली, कभी कभी दिल की धड़कनें भी पुकार बन जाती हैं। संगीत उठा, तेज, तीखा और फिर अचानक धीमा। अर्जुन को लगा कि वो अब किसी स्वप्न में नहीं बल्कि किसी दूसरे समय में है। हॉल अब महल नहीं रहा, वो इतिहास की खुली किताब था। उसने देखा दीवारों पर छवियां जीवित हो रही हैं। मीर अली अपने तख्त पर बैठे हैं, रजिया नाच रही है और बाहर से तोपों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। वो सब कुछ एक साथ देख रहा था, जैसे कोई स्वप्न नहीं बल्कि पुनर्जीवन। तभी एक तलवार चमकी, किसी का गिरना, रजिया की चीख और फिर सन्नाटा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। वो वही रजिया थी, पर अब उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने देख लिया, अब लौटना मुश्किल है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं अब तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा? वो मुस्कुराई, कौन कह सकता है, शायद तुम पहले से ही हो। अगले दिनों में अर्जुन की दुनिया और भी सिमट गई। रजिया अब सिर्फ रातों में नहीं आती थी, कभी कभी दिन में भी उसकी परछाई कमरे की दीवारों पर चलती दिख जाती थी। वो उससे बातें करता, कभी आवाज़ में तो कभी खामोशी में। वो उससे पूछती, तुम्हारी दुनिया कैसी है? अर्जुन कहता, वहाँ सब कुछ ठोस है पर कुछ भी सच्चा नहीं है। वो हंसती, यहाँ सब झूठा है पर सब कुछ महसूस होता है। दोनों के बीच एक अजीब संबंध बन गया, न प्रेम, न वासना, न भूतिया डर, बस एक सम्मोहन, जैसे दो समय एक दूसरे को देखने लगे हों। रफ़ीक अब शायद ही उससे बात करता। वह सिर्फ खाना छोड़ जाता और जल्दी चला जाता। एक शाम उसने कहा, साहब आप बदल गए हैं, आपकी आंखें अब हमारी नहीं रहीं। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस खिड़की से बाहर देखा, जहां चांदनी में दीवारें चमक रही थीं, और उसे लगा उन दीवारों की हर ईंट उसकी धड़कन के साथ चल रही है। धीरे धीरे अर्जुन की डायरी भी बदल गई। उसमें अब आंकड़े नहीं, रागों के नाम थे। वो लिखता, आज उसने मुझे राग दरबारी सिखाया। उसकी हर थाप में एक नई धूल उठी। कभी लिखता, महल अब मुझसे बात करता है, जब मैं खामोश होता हूँ ये बोलता है। एक बार उसने लिखा, मुझे लगता है मैं अब वही सुन रहा हूँ जो पत्थर सुनते हैं।
रातें लंबी होती गईं। कभी रज़िया उसे नाचते हुए दिखाई देती, कभी दूर से वीणा की आवाज़ आती। एक रात उसने कहा, मैं डरता हूँ कि अगर तुम चली गईं तो मैं भी मिट जाऊँगा। रज़िया ने उसका चेहरा छुआ। तुम मिट नहीं सकते, तुम अब इस महल का हिस्सा हो। तुम वो आवाज़ हो जो दीवारें याद रखेंगी। अर्जुन ने कहा, फिर मैं तुमसे अलग कैसे रहूं? उसने उत्तर दिया, तुम अलग नहीं रहोगे। जब कोई नया आएगा और वो रात में संगीत सुनेगा तो वही आवाज़ तुम्हारी होगी। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर पूछा, क्या ये शाप है? वो मुस्कुराई। शाप नहीं, ये स्मृति है। स्मृति कभी मरती नहीं, वो सिर्फ नए रूप में लौटती है। समय का अर्थ धीरे धीरे उसके लिए मिटता गया। अब सुबह और शाम का फर्क नहीं रह गया था। कभी कभी वो पूरे दिन कमरे में बैठा रहता और जब आंखें बंद करता तो वीणा की ध्वनि भीतर से उठती। वो अब रज़िया को देखे बिना भी उसे महसूस कर सकता था। उसका शरीर हल्का हो गया, जैसे उसका कोई ठोस आकार न रहा हो। एक दिन कल्याणी फिर आई। उसने देखा अर्जुन खिड़की पर बैठा है, पर उसकी आंखें कहीं दूर हैं। उसने पुकारा, साहब। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम्हें भी सुनाई देता है? कल्याणी ने डरकर सिर हिलाया। क्या? अर्जुन बोला, वो संगीत, वो कहता है अब मुझे वापस जाना है। कल्याणी कुछ नहीं बोली, वो धीरे धीरे पीछे हट गई। उस रात अर्जुन फिर उसी हॉल में गया। रज़िया इंतजार कर रही थी, पर इस बार उसके पीछे कोई साया नहीं था, कोई नर्तकी नहीं, कोई दरबार नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। उसने कहा, अब मैं तैयार हूं। रज़िया ने पूछा, किसके लिए? अर्जुन ने कहा, भूलने के लिए। तुम्हारे महल ने जो याद दिया उसे पूरा करने के लिए। रज़िया ने उसकी ओर देखा। फिर तुम अब कभी लौट नहीं पाओगे। उसने सिर झुका दिया। शायद लौटना ही भूल गया हूं। रज़िया ने हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने उसे थामा। उसी क्षण हॉल में हल्की हवा चली और दीवारों की दरारों से जैसे कोई उजाला फूट पड़ा। संगीत उठने लगा, पहले धीमा, फिर तेज, फिर एकदम शांत। अर्जुन ने देखा दीवारों की नक्काशी चमकने लगी है, पत्थर जैसे सांस ले रहे हों। उसने रज़िया की आंखों में देखा, वहां अब कोई पीड़ा नहीं थी, सिर्फ एक लंबी शांति। उसने कहा, अब तुम महल के हो गए। सुबह जब रफ़ीक आया तो हॉल खाली था। फर्श पर सिर्फ अर्जुन की डायरी थी और उस पर आखिरी पंक्ति लिखी थी, जो सुनता है वही पत्थर बन जाता है। दीवारों पर हल्की नमी थी और हवा में गुलाब जल की महक। बाहर धूप फैल रही थी और पत्थरों पर एक नया रंग चढ़ाया था, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें जगाया हो। गांव वालों ने कहा, अब रात को महल में एक नई आवाज़ सुनाई देती है, कभी वीणा, कभी किसी नौजवान की हंसी। और जब कोई पूछता कि वो कौन है तो रफ़ीक बस इतना कहता, शायद वो जिसने महल को सुन लिया। सुल्तानपुर की वो सुबह बहुत साधारण थी, पर हवा में कुछ ऐसा था जो आम दिनों से अलग था। एक अजीब सन्नाटा, जिससे रात ने कुछ कहे बिना अपनी जगह छोड़ती हो। सूरज की पहली किरण जब महल के दीवारों पर पड़ी तो पुराना चूना सुनहरी धूल में बदल गया और हवा में गुलाब जल की हल्की परत फैल गई। रफ़ीक हर रोज की तरह महल के आंगन में आया, पर आज उसकी चाल धीमी थी। उसे पता था कि रात कुछ हुआ है। उसने सपने में किसी को वीणा बजाते सुना था, वही राग, वही थाप जो कभी नवाब मीर अली के दरबार में गूंजा करती थी। वो सीढ़ियां चढ़ा, लालटेन उठाई और ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। दरवाज़ा आधा खुला था। भीतर धूल में सुबह की रोशनी तैर रही थी, पर कमरे में कोई नहीं था। फर्श पर अर्जुन की डायरी खुली पड़ी थी। उसके पास ही टूटी वीणा की तार और कुछ नंगे पांव के निशान, जो आधे बने थे आधे मिटे हुए। रफ़ीक ने धीरे धीरे पन्ना पलटा। आखिरी पंक्ति थी, वे पत्थर बोलते हैं, मैं अब उनकी आवाज़ बन गया हूँ। उसके हाथ कांप गए। उसने चारों ओर देखा। हवा स्थिर थी, पर सन्नाटे में एक हल्का संगीत तैर रहा था, न दिखाई देने वाला पर महसूस होने वाला। वो धीरे धीरे पीछे हटा, सीढ़ियों से उतरा और बाहर आंगन में आकर रुक गया। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, ऊपर की खिड़की से सफ़ेद पर्दा हल्का सा हिल रहा था।
गांव में जब ये बात पहुंची तो लोग पहले हंसे, फिर चुप हो गए। सब जानते थे कि जो महल के भीतर बहुत देर तक रहता है वो लौट कर वही नहीं रहता। पर अर्जुन तो अब लौटा ही नहीं। पंचायत ने कहा, सरकार को खबर दो। रफीक ने कहा, क्या कहूं कि वो हवा में घुल गया। कुछ दिन बाद तहसील से लोग आए, कमरे की तलाशी ली। फाइलें, कुछ पुराने नक्शे और डायरी मिली। फाइलों के बीच अब भी गुलाब जल की गंध थी। एक अधिकारी ने पूछा, कहीं गया होगा? रफीक ने कहा, कहाँ जाएगा साहब, महल ने उसे रख लिया। वो हंस दिया, पर हंसी थोड़ी बनावटी थी। उसने आखिरी बार कमरे को देखा और बोला, यहाँ की हवा भारी है। रात को जब सब लौट गए, रफीक अकेला महल के बाहर बैठा रहा। हवा में पेड़ों की सरसराहट थी और दूर किसी सियार की आवाज़। पर उस आवाज़ के बीच उसे कुछ और सुनाई दिया, एक धीमा, बहुत गहरा सुर जो वीणा की तरह उठता और मिटता। उसने सिर उठाया। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों में हल्की नीली रोशनी तैर रही थी। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पर बीच में ही रुक गया। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, कोई ऐसा जो अदृश्य है पर बहुत पास है। उसने हाथ जोड़े, फुसफुसाया, अल्लाह रहम करे, फिर धीरे धीरे बाहर निकल गया। दिन बीतते गए। गांव में अब महल के किस्से फिर से सुनाई देने लगे। लोग कहते, रात को अब 2 आवाज़ें आती हैं, एक स्त्री की, एक पुरुष की। बच्चे पूछते, कौन है? बुजुर्ग कहते, पुराने महल की आत्माएं हैं, वो पत्थर भूखे हैं, हर सदी में किसी को खा लेते हैं। कुछ लोग डर के मारे रास्ता बदल लेते, कुछ जिज्ञासा में पास तक आते, पर कोई भीतर नहीं गया। बस कल्याणी कभी कभी महल के गेट तक आती, दीवार को छूती और लौट जाती। उसे अब भी याद था अर्जुन का चेहरा, जो रातों में उजाला ढोता था और सुबहों में थकान ओढ़े रहता था। वो सोचती, क्या वो सच में गया या बस दीवारों में समा गया। एक शाम जब हवा में धूल थी और आसमान में बिजली की लकीरें, कल्याणी ने हिम्मत की और महल के भीतर चली गई। आंगन में सन्नाटा था, पर दीवारों पर अब काई की जगह हल्की नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां हाथ रखा हो। ऊपर से वही वीणा की आवाज़ आई, धीमी, गहरी, पर इस बार उसमें कोई नई थाप थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर पहुंचकर देखा, हॉल में धूप की जगह चांदनी थी और चांदनी के बीच फर्श पर 2 परछाइयां डांस कर रही थी, एक पुरुष की, एक स्त्री की। दोनों धुई की तरह हल्की, पर इतने स्पष्ट कि दिल कांप जाए। कल्याणी ने चीखना चाहा, पर आवाज़ गले में अटक गई। उसने बस देखा, वो परछाइयां गोल गोल घूमी, फिर एक दूसरे में विलीन हो गईं। वीणा की आवाज़ बंद हुई और हवा में गुलाबजल की खुशबू भर गई। उसने कदम पीछे खींचे और सीढ़ियों से भागते हुए नीचे उतर गई। बाहर आकर वो देर तक सांस नहीं ले पाई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर हाथ रख दिया हो। अगले दिन गांव के लोग आए। कल्याणी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली कि वो अब अकेला नहीं है। सब ने समझ लिया कि वो अर्जुन की बात कर रही है। किसी ने फिर उस मंजिल पर जाने की कोशिश नहीं की। महल धीरे धीरे और भी खामोश हो गया, पर उस खामोशी में अब संगीत की लय थी। रात के वक्त कभी कभी हवाएं झूमती, दीवारें गुनगुनाती और बावली के पानी में हल्की तरंगें उठती, मानो कोई अदृश्य राग वहां उतर रहा हो। कई महीने बाद सर्दी आई। सुबह धुंध से भरी और महल की छतों पर ओस जमने लगी। रफ़ीक अब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने पोते को बुलाया और कहा, बेटा, जब मैं चला जाऊं, इस महल की चाबी मत लेना, इसे खुला छोड़ देना। जो इसके भीतर है उसे बंद नहीं किया जा सकता। और कुछ ही हफ्ते बाद वो भी चल बसा। उसकी दफन के दिन जब लोग कब्रिस्तान से लौट रहे थे, किसी ने कहा, देखो महल की खिड़की में रोशनी है। सब ने देखा, ऊपर की मंजिल पर एक नीली लौ टिमटिमा रही थी, जिसे किसी ने मशाल जलाई हो, पर वहां कोई नहीं था। वक्त बीता। सरकार ने उस इलाके को नया नाम दिया, पुराना सुल्तानपुर। नए अफसर आए, सड़कें बनी, लोग बसने लगे, पर महल वही रहा, वक्त की पकड़ से बाहर। जो भी उसके पास से गुजरता उसे कुछ न कुछ सुनाई देता, कभी हंसी, कभी गीत, कभी बहुत पुराना आलाप। एक दिन नए तहसीलदार श्रीकांत राय फाइलों के साथ उस महल में पहुंचे। उन्होंने कहा, पुराना भवन है, गिरा देना चाहिए। एक कर्मचारी बोला, सर वहां आत्माएं हैं। श्रीकांत हंसे, आत्मा? वो तो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं मिलती। फिर भी उन्होंने महल का निरीक्षण करने का आदेश दिया।
अगली सुबह जब श्रीकांत अंदर गए तो उन्होंने देखा दीवारों पर हल्की रोशनी फैल रही थी, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। उन्होंने फाइल निकाली, नोट्स लेने लगे, पर बीच में वीणा की बहुत धीमी गूंज सुनाई थी। उन्होंने सिर उठाया, कोई नहीं था, पर फर्श पर दो छायाएं थीं जो दीवार तक जाकर मिट गईं। उन्हें लगा शायद धूप का भ्रम है, पर तभी हवा में एक वाक्य गूंजा, जो सुनता है वही रह जाता है। उन्होंने कलम गिरा दी और जल्दी से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद उन्होंने महल की रिपोर्ट में लिखा, संरचनात्मक रूप से स्थिर पर निवास के योग्य नहीं। गांव में अब महल के बारे में बातें फुसफुसाहट में होती। कोई कहता अर्जुन अब भी है, कोई कहता रजिया ने उसे मुक्त कर दिया, पर जो भी कहता उसकी आवाज़ खुद धीरे हो जाती, जैसे कोई भीतर से सुन रहा हो। बच्चे अब भी बावली के किनारे खेलते और कभी कभी उनमें से कोई कहता, काका मैंने संगीत सुना, और बड़े लोग उसे चुप करा देते, कभी मत सुनना। साल बीते, महल अब आधा खंडहर हो गया, लेकिन उसकी दीवारों की चमक नहीं गई। रातों में, खासकर पूर्णिमा को, लोग कहते हैं ऊपर की मंजिल से दो परछाइयाँ दिखती हैं, एक वीणा बजाती है, दूसरी गाती है। दोनों धीरे धीरे घूमती हैं, फिर एक दूसरे में घुल जाती हैं। कभी कभी उनकी हंसी हवा में उतरती है और गांव के पेड़ भी कांप उठते हैं। कहा जाता है कि उस रात जब कोई अकेला उस रास्ते से गुजरता है तो उसे अपनी चाल में एक नई थाप महसूस होती है, जैसे उसके पीछे कोई और चल रहा हो। और अगर वो रुक जाए तो हवा में एक बहुत धीमी आवाज़ आती है, डरो मत, सुनो। वही वाक्य जो अर्जुन ने आखिरी बार सुना था। महल अब किसी नक्शे पर नहीं, किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं, पर लोगों की स्मृति में जिंदा है। वे कहते हैं भूखा महल अब सो गया है, पर जो रात को ध्यान से सुनता है उसे अब भी वहाँ से एक हल्की रागनी सुनाई देती है, जो न पूरी है न अधूरी, जैसे दो आत्माएं अब भी कोशिश कर रही हैं किसी अधूरे सुर को पूरा करने की। कभी कभी जब हवा उत्तर की ओर बहती है तो गांव की सीमा से दूर किसी राहगीर को लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है, अर्जुन। वो रुक कर पीछे देखता है, पर रास्ता खाली होता है। तब उसे हवा में एक हल्की हंसी सुनाई देती है, सुनहरी, पारदर्शी और अनंत। वो जल्दी जल्दी चलता हुआ निकल जाता है, लेकिन उसके कानों में वो ध्वनि देर तक गूंजती रहती है। और तब हर पीढ़ी में कोई न कोई फिर उस महल की तरफ खिंच जाता है, कभी जिज्ञासा में, कभी डर में, कभी प्रेम में। फिर वही कहानी दोहराई जाती है। पत्थर फिर बोलते हैं, कोई और सुनता है, और इतिहास की एक और परत महल की दीवारों में समा जाती है। सुल्तानपुर का महल अब सिर्फ खंडहर नहीं, वो एक जीवित स्मृति है, एक भूखा पत्थर जो हर सदी में किसी नए नाम को अपने भीतर दर्ज कर लेता है। कहा जाता है कि अब भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो महल की खिड़कियों में दो परछाइयाँ दिखती हैं। एक की उंगलियां वीणा की तारों पर हैं और दूसरी की आंखें उन तारों की लय में खोई हुई हैं। दोनों मुस्कुराते हैं और हवा में वही वाक्य तैरता है, वे पत्थर बोलते हैं और अब हम उनकी आवाज़ हैं।